नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोताजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के सेशन में आज हम फिर से हिंदी साहित्य के अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम होगा अनुवाद की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, प्रथम इकाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी साहित्य के अनुवाद विज्ञान वाले सेशन के अंतर्गत फर्स्ट इकाई को हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज से अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड इकाई को। और बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए यह भी है कि सेकंड इकाई में एकमात्र टॉपिक है जिसका नाम है अनुवाद की प्रक्रिया। अनुवाद की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, और उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे और आज के सेशन के माध्यम से ही इस कंप्लीट इकाई के एक टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। मतलब इसी के साथ में आपकी यूनिट सेकंड जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। दोस्तों, जो भी कुछ नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार हमको सेशन में फॉलो कर रहे हैं या पहली बार हमारा सेशन देख रहे हैं, उनको स्पष्ट शब्दों में एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी सेशन बीए को लेकर के लिए जा रहे हैं उनको अगर आप कवर करना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक क्लासेस लेना चाहते हैं और आप उन क्लासेस के क्लास नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रूप से बिना कोई चार्ज दिए, तो दोस्तों आप आसानी से हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, जहां से आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हो। इन सब के अलावा भी कुछ स्टूडेंट हैं जो प्लेलिस्ट सर्च नहीं कर पा रहे थे या कहें कि बहुत सारी प्लेलिस्ट होने के कारण वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। इस कारण से भी हमने एक उनके लिए और कुछ सुविधा उसमें की है। वो सुविधा ये की है कि आप लोगों के लिए दो अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं हमने, जिसको हमने एक टेलीग्राम ग्रुप के रूप में तैयार किया है और एक व्हाट्सएप ग्रुप के रूप में तैयार किया है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सभी स्टूडेंट बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स एक साथ वहां पर क्लास अटेंड करते हैं, नोट्स भी एक साथ प्राप्त करते हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण से, प्रॉब्लम की सब एक साथ थे, किसका लेक्चर कौन सा है, ज्यादा एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया है। व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो बीए फर्स्ट के लिए अलग है, सेकंड और थर्ड के लिए सबके लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जहां पर आपको पर डे 5 सेशन आपको रिकॉर्डेड क्लास के प्रोवाइड किए जाते हैं और उनके नोट्स भी उनके साथ ही प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ में जो भी लाइव क्लासेस चैनल पर होती है वो भी आपको उसी ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है, ताकि आपका दिन भर का पूरे सुबह से लेकर शाम तक का पूरा एक जो है एक डेटा तैयार रहता है कि आपको पूरे दिन में कितने लेक्चर अटेंड करने हैं। 5 से 6 क्लास आपको लेनी होती, 5-6 क्लास हम अपलोड करते हैं। उसमें से हो सकता कोई सब्जेक्ट आपका ना हो, जो सब्जेक्ट आपका नहीं है वो उसको आप स्किप कर देते हैं। इसे कुल मिलाकर के 3 से 4 सेशन आपके पर डे होते हैं। आइए, तो उनको ज्वाइन कैसे करना है? बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर रुक जाइए, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सभी ग्रुपों को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, यूनिट सेकंड स्टार्ट हो चुकी है और जैसा मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, जब हमने लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की थी सेकेंड यूनिट के, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सेकेंड यूनिट में मात्र ये 2 टॉपिक है ना। तो आज अभी इससे पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं प्रश्न उत्तरों को, और आज हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया संबंधी, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना। काफी जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको एनालाइज किया मैंने, देखा है, उसके बाद उन प्रश्नों को देख करके ही, इनका एक फॉर्मेट देखने के बाद ही मैंने आज का सेशन तैयार किया है, जो ना तो बहुत ज्यादा संक्षिप्त है और ना बहुत ज्यादा विस्तृत है। जैसे कि आप अगर अपनी पुस्तक में देखेंगे तो एकमात्र इसी टॉपिक में ही आपको पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, और जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक है, जिनकी आवश्यकता ही नहीं आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है ना। तो उसी के अनुसार मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर आया हूं। अर्थ ये हुआ इसका कि आपके लिए इससे बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आज के पूरे इस सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की, है ना। अनुवाद की प्रक्रिया की व्याख्या की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इसका अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में प्रमुख विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं अनुवाद की इस प्रोसेस को लेकर के, उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके, 1 बाय 1। क्लियर? आइए तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत हमें क्या क्या, देखिए दोस्तों ध्यान से, थोड़ा सा एक्चुअल में क्या है कि इससे पहले जो सेशन हुए हैं जिसमें हमने अनुवाद के अर्थ की परिभाषा, प्रकार या इनके महत्व, विशेषताओं की जहां पर चर्चा की थी,
वो थोड़ा सा हमारे सिलेबस से मैच हो रहा था, या कहें कि वो थोड़ा सा उससे संबंधित हमें पहले से ज्ञान था, तो वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो रहा था। लेकिन ये चूंकि जो प्रक्रिया की आज हम बात करने वाले हैं, अनुवाद की प्रक्रिया की, मतलब प्रोसेस की, है ना, ये थोड़ा सा सैद्धांतिक हो जाता है, थोड़ा सा वैज्ञानिक हो जाता है। इस कारण से ये अगर इससे आपका थोड़ा भी ध्यान भटका ना, तो ये सर के ऊपर से जा सकता है। इसलिए थोड़ा सा अपना फोकस बना करके रखिएगा, बिल्कुल भी ये आउट नहीं होगा, 100% समझ आएगा। और अगर आप इस सेशन में नहीं समझ पाए ना इस वाले टॉपिक को, दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आप अभी सेशन को रोक करके और यूट्यूब करिए। यूट्यूब पर कोई भी अगर आपको इस प्रकार से समझा रहा हो, है ना, तो आप मुझे वो उसकी लिंक सेंड करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने काफी सर्च करने के बाद ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा हटके चीज लेके आने का प्रयास करता हूं, हटके सेशन लेके आने का प्रयास करता हूं, ताकि आपके लिए एक्सप्लेनेशन ऐसी हो सके जो आपको आसानी से समझ आ सके, आसानी से, है ना। तो एक कारण तो ये, दूसरा ये बता रहा हूं कि अगर आपने ये सेशन ध्यान से नहीं देखा, तो आप चाहे किताब से 10 बार पढ़ लेना, इस वाले पार्ट को आपके समझ नहीं आने वाला है। इसलिए थोड़ी देर के लिए यहां पर फोकस बना करके रख लीजिए। मात्र 3 बिंदुओं की हम यहां बात करने वाले, अगर 3 बिंदुओं की जो मेन टर्म उसको अगर अपने पकड़ लिया ना, तो पूरा टॉपिक आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले व्याख्या, और यहीं से ही इसका सैद्धांतिक रूप यहीं से आपको दिख जाएगा कि कितना सैद्धांतिक है, ये कितना सिद्धांत के आधार पर चलने वाला है। चलिए प्रारंभ, ध्यान दीजिएगा, अनुवाद की जो प्रक्रिया, सबसे चलिए अनुवाद उसके अर्थ में समझेंगे, बस स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने इसको अरेंज किया है स्टेप बाय स्टेप, ताकि अब धीरे धीरे इसकी हर एक बात आपके दिमाग में फिट हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अनुवाद की प्रक्रिया जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी जटिल प्रक्रिया है? इसमें क्रिया व्यापार का स्वरूप कैसा दोहरा होता है, 2 प्रकार का होता है, मतलब दोहरा होता है। क्रिया व्यापार का जो स्वरूप होता है वो दोहरा होता है। अब आपके मस्तिष्क में सवाल उठ रहा हो, सर ये क्रिया व्यापार क्या है ना? सब्र रखिए, धैर्य रखिए, आगे इसका जवाब मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें क्रिया व्यापार का स्वरूप कैसा होता है? दोहरा होता है, 2 प्रकार का होता है जो एक साथ चलता है ना। यहीं पर कृष्ण कुमार गोस्वामी जी ने इसको परिभाषित करते हुए अपने शब्दों में कहा है कि अनुवाद प्रक्रिया से तात्पर्य अनुवाद की विधि अथवा प्रविधि से है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है गोस्वामी जी ने, क्या कहा है? अनुवाद प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए, और इनकी परिभाषा का इस्तेमाल हम व्याख्या में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? अगर आपने मेरे द्वारा एक सेशन लिया गया था आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, काफी समय हो चुका है, शायद 4-5 महीने हो चुके हैं, जो अभी भी यूट्यूब के इतिहास में पड़ा हुआ है ना, जिसे आप सर्च करके आसानी से उसको देख सकते हो। उसका नाम आपको टाइप करना होगा यूट्यूब पर, हाउ टू राइट कॉपी इन एग्जाम बाय लोधा सर या लोधा जी क्लासेस, ठीक है ना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, इस नाम से टाइप करेंगे और आगे लिख दीजिए लोधा जी क्लासेस या लोधा सर कर देंगे, तो भी आपका आ जाएगा वो वाला। उसको एक बार देखेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा, है ना, वहां से पता चलेगा कि व्याख्या में आपको क्या लिखना होता है, मैंने क्या बताया था, ठीक है ना। तो ये एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी है कृष्ण कुमार गोस्वामी जी। तो इनके द्वारा अनुवाद की प्रक्रिया को लेकर के जो परिभाषा दी गई है ना, उसका इस्तेमाल हम यहां व्याख्या में कर रहे हैं। और देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली, क्या कहा उन्होंने, यहीं पर अनुवाद की प्रक्रिया को समझा दिया उन्होंने। क्या कहा कि अनुवाद की प्रक्रिया जो है एक विधि और प्रविधि है। क्या है? विधि और प्रविधि है। विधि मतलब समझ रहे ना, एक सिस्टमेटिक कार्य, एक सिस्टमेटिक कार्य, है ना, जिसके अंतर्गत एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य होता हो, मतलब एक विधि के अंतर्गत जहां पर कार्य होता हो, विधि अथवा प्रविधि है। कौन? अनुवाद प्रक्रिया, जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना का अंतरण होता है। किसका? संदेश और संरचना का अंतरण होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में। ध्यान दीजिएगा, अनुवाद प्रक्रिया एक ऐसी विधि है जिसमें एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश और संरचना का क्या होता है? अंतरण होता है, कन्वर्ट होता है, अनुवाद होता है, याद रखिएगा, है ना, अनुवाद होता है। तो संदेश स्रोत भाषा का जो पार्ट है, उस पार्ट को हमें लक्ष्य भाषा में कन्वर्ट करना है। तो उस स्रोत भाषा की सामग्री तो उठ के नहीं आएगी, वो शब्द तो उठ के नहीं आएंगे ना,
उन शब्दों का अनुवाद आएगा, मतलब क्या, संदेश आएगा कि वो जो शब्द स्रोत भाषा में जो शब्द थे वो क्या बोलना चाहते थे, उनका अर्थ आएगा और अर्थ के साथ उसका भाव आएगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि एक भाषा का संदेश दूसरी भाषा के पास जाता है, एक भाषा की संरचना, उन शब्दों की संरचना दूसरी भाषा के पास जाती है। एक ऐसी विधि है, ये एक विधि है, एक प्रॉपर सिस्टमेटिक विधि है, मतलब सिद्धांत है, यह सैद्धांतिक विधि है, ठीक है। संदेश, ध्यान दीजिएगा, संदेश लक्ष्य और संरचना क्या है, माध्यम। संदेश क्या है, लक्ष्य, कि किस बात को एक विषय से दूसरे विषय में लाया जा रहा है, वो संदेश हो जाएगा, है ना। और संरचना, संरचना किस माध्यम से उसको लेकर आया जा रहा है, वो क्या हो जाएगी, उसकी संरचना हो जाएगी। और अंतरण प्रक्रिया, अंतरण क्या हो जाएगा, प्रक्रिया हो जाएगी, जो प्रोसेस होती है ना, जो प्रोसेस कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होगी, ठीक है ना, वो उसकी प्रक्रिया हो जाएगी, अंतरण हो जाएगा। तो इन तीनों आयामों का कार्य क्या है दोस्तों, व्यापार अनुवाद प्रक्रिया कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जो तीनों आयाम है, कौन कौन से तीन आयाम, लक्ष्य, संरचना और अंतरण। लक्ष्य, संरचना और अंतरण, ये तीनों के माध्यम से या तीनों के द्वारा जब संगठित होकर के कोई कार्य किया जाता है तो वह व्यापार अनुवाद प्रक्रिया कहलाता है। व्यापार अनुवाद प्रक्रिया, ये जो अनुवाद प्रक्रिया है ना, ये इसमें विशेष रूप से व्यापार जुड़ चुका है। क्यों जुड़ चुका है, आज के वर्तमान समय में भी अगर आप देखेंगे ना तो अनुवाद का प्रयोग कहां पर होता है, एक व्यापार के रूप में होता है या नहीं, सोच के देखिए आप। इसी कारण से इस क्रिया के साथ में व्यापार शब्द जुड़ चुका है। इसके बावजूद कुछ विद्वान इसको इसकी प्रकृति के आधार पर विज्ञान भी बोलते हैं। किसको, अनुवाद की जो प्रक्रिया है, ये है क्रिया कौन सी, व्यापारिक क्रिया है, लेकिन इसके बावजूद कि इसकी प्रकृति के आधार पर, जिस प्रकार के अनुवाद की प्रक्रिया की प्रकृति है ना, नेचर जो उसका है, इस प्रकृति के आधार पर कुछ विद्वान इसे विज्ञान बोलते हैं, तो कुछ विद्वान इसे संप्रेषण व्यापार बोलते हैं। वहीं कुछ विद्वान इसको कला बोलते हैं और कुछ विद्वान इसको शिल्प भी बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, विज्ञान, जो भी विद्वान विज्ञान बोलते हैं अनुवाद की प्रक्रिया को, उनमें सर्वप्रथम अगर नाम आता है, वो नाम आता है नायड़ा साहब का। किसका, नायड़ा का, ठीक है ना। तो विज्ञान बोलने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम और सर्व उल्लेखनीय जो नाम है वो है नायड़ा का, नायड़ा साहब बोल दीजिए आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुवाद को कला, जो विद्वान कला मानते हैं, जो विद्वान कला मानते हैं, वो सृजनात्मक व्यापार के आधार पर अनुवाद को कला मानते हैं। किसके आधार पर, सृजनात्मक व्यापार के आधार पर। भाई व्यापारिक रूप से अनुवाद का जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है ना, तो उस प्रयोग के आधार पर, व्यापारिक प्रयोग के आधार पर ही अनुवाद को कला माना गया है। और कुछ विद्वान इसको प्रशिक्षण और अभ्यास के आधार पर, किस पर, प्रशिक्षण और अभ्यास के आधार पर। क्या मतलब हुआ इसका, भाई अनुवाद के लिए व्यक्ति को स्पेशली प्रशिक्षित किया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस प्रशिक्षण और अभ्यास के आधार पर कुछ विद्वान इसको कौशल भी मानते हैं। कौशल मतलब योग्यता, कौशल भी मानते हैं। लेकिन कौशल की दृष्टि से अगर देखा जाए कि अगर अनुवाद कौशल का विषय है, तो फिर जो अनुवाद करने वाला है, अर्थात कि जो अनुवादक है, मतलब जो ट्रांसलेटर है, वो कभी भी वैज्ञानिक या साहित्यकार नहीं बन सकता। वैज्ञानिक या साहित्यकार नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वैज्ञानिक और साहित्यकार के लिए कोई सीमा नहीं होती, उसके अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती, उसके विश्लेषण की, उसके कार्य की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन कौशल के अंतर्गत जो प्रशिक्षण और अभ्यास कराया जा रहा है, उस प्रशिक्षण देने की और अभ्यास कराने की एक सीमा होती है। इसीलिए कहा गया है कि कौशल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुवाद विज्ञान के अंतर्गत अनुवाद करने वाला व्यक्ति, अर्थात कि अनुवादक, कभी भी साहित्यकार या वैज्ञानिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि प्रशिक्षण के द्वारा अनुवाद का कार्य किसी सीमा तक ही सीखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं, मतलब कि उसमें एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। क्लियर है। अगर आप इतने कंटेंट का प्रयोग भी अगर आप व्याख्या के अंतर्गत करते हैं, तो मैं दावे से बोलता हूं कि जो भी एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना, इतना कंटेंट पढ़ के ही दीवाना हो जाएगा आपकी आंसर राइटिंग का, और नंबर ना मिले तो कहना यार, है ना, अंदर जाकर वो पढ़ेगा भी नहीं,
बस खाली पलटेगा और राइट का निशान मारता चला जाएगा आगे चल के। बस व्याख्या इतनी ऑथेंटिक होना चाहिए ना। वो चूंकि आज का पूरा टॉपिक है ना सैद्धांतिक टॉपिक, प्रारंभ में बता दिया सैद्धांतिक टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। डिफिकल्ट इसलिए जाएगा क्योंकि आपको सस्ते की आदत है, तो अपने आप को इतना सस्ता भी मत बनाओ, है ना, कि हर कोई बस आपका मजाक बना करके चला जाए, है ना। ऐसे टॉपिक आपका मजाक बना करके चले जाए, यार क्या है कॉलेज स्टूडेंट इतना। अब थोड़ा सा ना अपने दिमाग का विस्तार होना, कुछ इस प्रकार की शब्दावलियां अब आपकी डिक्शनरी में शामिल होनी चाहिए। अभी तक बहुत सस्ता बहुत इजी आपने देख लिया ना, अब थोड़े सा ना अपना जो लेवल है ना उसको अपग्रेड कीजिए, बढ़ाइए, थोड़ा शब्दकोश जो है ना उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाइए। जानबूझकर चाहता प्रत्येक शब्द को ना इतनी आसान भाषा में पॉलिटी की तरह हलवा बना के आपके सामने रख देता, लेकिन नहीं, हिंदी साहित्य है, सैद्धांतिक टॉपिक है, ज्यादा इजी मत करना दोस्त, क्योंकि ये अपना महत्व खो दिया तो आपका एग्जाम में नंबर भी खो जाएंगे, है ना। तो यहां से समझ आया होगा आपको कि व्याख्या के अंतर्गत आपको किस प्रकार की शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए एग्जामिनर को खुश करना है ना। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रत्येक आंसर की राइटिंग में जो भी दीर्घ प्रकृति के प्रश्न का उत्तर जब आप एग्जाम में लिखते हो तो सबसे पहला टॉपिक आपका कौन सा होगा, व्याख्या वाला होगा। नंबर 1 पर व्याख्या होगा। व्याख्या लिख सकते हैं आप, प्रस्तावना उसका कर सकते हैं आप, परिचय कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ छोटे से थोड़े से शब्दों में इसके अर्थ की, कि अनुवाद प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है, ताकि आप एग्जाम में यह भी लिख पाए। शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो ये कहां से लिया गया है, अंग्रेजी के प्रोसेस से लिया गया है। अंग्रेजी के प्रोसेस से लिया गया है, जो कि प्रक्रिया के संयोग से बना है, संयोग से बना है, विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। किसका, विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है। तो ये जो प्रक्रिया शब्द है प्रोसेस से लिया है हमने, और ये विशिष्ट क्रिया का बोध कराता है कि कोई विशेष काम हो रहा है, कोई विशिष्ट काम हो रहा है। किसी कार्य की प्रक्रिया को जानने का अर्थ होता है कार्य को कैसे संपादित किया जाए, ठीक है ना। क्रिया को जानने का अर्थ क्या हुआ, क्रिया को जानने, क्रिया मतलब या कोई भी कार्य आप कर रहे हैं या कोई भी कार्य हो रहा है और आप चाहते हैं उस कार्य के बारे में जानकारी जुटाना, तो आप क्या जानकारी जुटाएंगे कि वो कार्य कैसे हो रहा है। यही देखेंगे ना कि कितनी स्टेप उसमें ली जा रही है, कितने चरणों में वो कार्य संपन्न हो रहा है। क्लियर है। तो कार्य को कैसे संपादित किया जाए ये मेन स्टेप है इसकी, ठीक है ना। तो इस अर्थ में अनुवाद करते वक्त हम स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने के लिए जिन क्रमबद्ध सोपान, सोपान अर्थात की चरण, है ना, जिन क्रमबद्ध सोपानों से होकर गुजरते हैं उन सुनिश्चित सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। उन सुनिश्चित सोपानों को अनुवाद प्रक्रिया कहा जाता है। क्लियर है। तो वही यार कि जो पूरी प्रक्रिया है अनुवाद के अंतर्गत, अनुवाद के अंतर्गत जो प्रक्रिया है, अनुवाद के अंतर्गत जो प्रक्रिया है उसमें कितने चरण लिए जा रहे हैं, कितनी स्टेप ली जा रही है, कैसे कैसे अनुवाद किया जा रहा है। तो ये जो स्टेप है ना, कितनी स्टेप ली गई कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में लाने के लिए हूबहू उसी बोध के साथ, उसी अर्थ के साथ, उसी भाव के साथ एक भाषा से दूसरी भाषा में उस सामग्री को लाना है, तो उसके लिए कितने चरण अपनाए जा रहे हैं, कितनी स्टेप ली जा रही है, और उन्हीं स्टेपों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अनुवाद प्रक्रिया और क्या है, ये स्टेप ही तो है, और उन्हीं स्टेपों पे कुछ विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, मतलब अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और उन्हीं विचारों को आज हम सिद्धांत के रूप से जानते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया को लेकर के किस विद्वान ने किस प्रकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आइए आगे वाले पार्ट में हम उसी को देखते हैं। यहां पर हम विशेष रूप से 3 विद्वानों के सिद्धांतों पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो नायडा साहब के द्वारा प्रस्तुत, दूसरा है न्यूमार्क के द्वारा, और तीसरा है बाथगेट के द्वारा। तो ये 3 विद्वान हैं, नाम रट लीजिएगा इन तीनों का, है ना, नायडा, न्यूमार्क और बाथगेट। और इन तीनों के साथ ही आपके अनुवाद प्रक्रिया वाला कंसेप्ट या टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हो जाएगा। इससे ज्यादा बाहर जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए तीनों के सिद्धांतों को बारीकी से सटीक रूप से संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। पूरा विस्तार, जितना विस्तार आपकी पुस्तक में मिलेगा ना, उतना विस्तार मैं स्लाइड में लेकर नहीं आया हूं, लेकिन हाँ उसी विस्तार से मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूंगा।
लेकिन कंटेंट यहां पर सीमित मिलेगा। और इतना कंटेंट मिलेगा, अगर आपने इतना कंटेंट भी एग्जामिनर को दे दिया तो भी आपका काम बहुत शानदार तरीके से बन जाएगा। लेकिन आपकी ड्यूटी बनती है कि जो मैं हमेशा बोलता हूं, लेक्चर देखने के तुरंत बाद में आपको अपनी पुस्तक से, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो सीरीज हो किसी भी पब्लिकेशन की, जो भी संसाधन आपके पास में है उससे आपको इसी टॉपिक का रिवीजन तुरंत लगाना है, जिससे हमारे द्वारा एक्सप्लेन की गई प्रत्येक शब्दावली का प्रत्येक कंसेप्ट है वो आपको भली भांति रूप से समझ आ सके। अगर लेक्चर आप आज देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं कल पढ़ लूंगा या कल पढ़ लूंगी, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। ये टॉपिक फिर आपके मस्तिष्क में कभी प्रवेश नहीं करने वाला। इसलिए अभी लेक्चर देखें, लेक्चर खत्म होने के तुरंत बाद आपको जो है इसका रिविजन लगाना है। मैक्सिमम आप 2-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं लेक्चर के बाद में, इससे ज्यादा नहीं। अगर प्रॉपर तरीके से वाकई ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो पढ़ना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। एक एक को लेकर के सभी एक एक सिद्धांत पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर नायडा द्वारा प्रस्तापित अनुवाद की प्रक्रिया, मतलब कि अनुवाद प्रक्रिया को लेकर के नायडा साहब ने जो सिद्धांत दिया है, हम उसकी बात करेंगे। इसकी जो बेसिक बातें हैं ना, उस पर फोकस करना डायरेक्टली। नायडा ने अनुवाद प्रक्रिया को लेकर के कहा है कि जो अनुवाद की प्रक्रिया होती है ना, ये 3 चरणों में होती है, 3 स्टेप में होती है। उसमें अनुवादक जो अनुवाद करना चाहता है एक विषय से दूसरे विषय में, उसका सबसे पहला जो कार्य होता है, या सबसे पहला जो इस पर वो फोकस करता है ना, वो होता है विश्लेषण का। विश्लेषण की जो स्रोत सामग्री है, जो स्रोत विषय है या स्रोत पाठ है, उस पाठ की सामग्री का पहले वो विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है उसको। उसके बाद उसका अंतरण करता है। अंतरण ट्रांसफर करता, डेटा उठाएगा और दूसरी भाषा में लेकर जाएगा। फिर उसका तीसरा कार्य होता है पुनर्गठन करने का, रीस्ट्रक्चरिंग करने का, पुनर्गठन। ठीक है ना। आइए थोड़ा सा इनको भी समझ लेते हैं। विश्लेषण करने का अर्थ होता है कि मूल पाठ या स्रोत भाषा, मूल पाठ को ही हम स्रोत भाषा बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। तो स्रोत भाषा का विश्लेषण करना इसका पहला चरण होता है, पहला सोपान होता है। इस विश्लेषण के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धांत की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया है यहां पर? इस विश्लेषण करने के लिए एक सुनिश्चित भाषा सिद्धांत की आवश्यकता होती है। मतलब ये कि जो अनुवादक है वो जिस विषय का विश्लेषण कर रहा है ना, उसमें भी वो पारंगत हो, और जिसमें लेकर जाना चाहता है उसमें भी पारंगत हो। तो उसके पास में एक भाषा सिद्धांत होना चाहिए, ताकि अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। अगला था अंतरण। आपने विश्लेषण कर लिया, विश्लेषण करने के बाद में आप किसी परिणाम तक तो पहुंचेंगे। तो जो भी आपको उसका डेटा मिलेगा, जो सामग्री प्राप्त होगी, वो सामग्री क्या होगी? अर्थबोध। मतलब क्योंकि उन शब्दों का तो उठाकर इधर पटकोगे नहीं, आप क्या करोगे? उनका अर्थ निकालोगे। उस भाषा को पढ़ करके उसका अर्थ निकालोगे, उस अर्थ को लेकर ही तो जाओगे दूसरे विषय में, क्योंकि उसकी भाषा चेंज करनी है ना, तो अर्थ लेकर जाओगे। तो इसलिए कहा गया कि विश्लेषण से जो आपको अर्थ बोध प्राप्त होता है, वो लक्ष्य भाषा में उसको अंतरित किया जाता है, मतलब ट्रांसलेट किया जाता है उसको। और यही इसका दूसरा सोपान होता है। अंतरण सोपान में स्रोत भाषा के संदेश को लक्ष्य भाषा की भाषिक अभिव्यक्ति में अंतरित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। क्लियर? तीसरा इसका चरण क्या होगा? पुनर्गठन का, रीस्ट्रक्चरिंग का। ये इसका तीसरा सोपान है, ये तीसरा चरण है, जो कि नायडा साहब ने बताया है। क्या कहा कि लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति का निर्माण, लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति का निर्माण इस सोपान में होता है। लक्ष्य भाषा कि आपने स्रोत भाषा से जो सामग्री का अर्थ लिया था, उसे लक्ष्य भाषा में डाल करके अब उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहां पर अभिव्यक्ति का निर्माण हो रहा है। लक्ष्य भाषा की अभिव्यक्ति, वो क्या अभिव्यक्त करना चाहता है, उसका निर्माण हो रहा है ना। मतलब कि नई सामग्री का निर्माण हुआ लक्ष्य भाषा में। तो नायडा के अनुसार अनुवादक को स्रोत भाषा पाठ में निहित अर्थ, स्रोत भाषा के पाठ में जो अर्थ छुपा हुआ था, उस लक्ष्य भाषा में उसका पुनर्गठन करने के 2 ध्रुव होते ना, उनके दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्या कहा? नायडा ने कहा कि जो भी अनुवादक होते हैं, उन अनुवादकों को चाहिए कि वे अपनी पूरी क्षमता इसमें लगा दे कि वो स्रोत भाषा के पाठ में जो अर्थ छुपा हुआ है उस अर्थ में, और मूल भाषा में जो अभिव्यक्ति होगी, उन दोनों में क्या करे? समन्वय करने का प्रयास करे, तालमेल बिठाने का प्रयास करे।
जितनी भी उसमें सक्षमता हो, उस पूरी क्षमता को लगाते हुए। क्लियर हो पाया यहां तक का? बस इतना ही आपको नायडा के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्त करना, उनकी 3 स्टेप, 3 स्टेप के बारे में हल्का सा समझाना है। बताइए दोस्तों कमेंट करके, क्या कोई यहां तक कोई डाउट है? क्या क्लियर समझ आ पा रहा है? मैं फिर से चैलेंज करके बोल रहा हूं आप लोगों को, पढ़ लीजिए पुस्तक में, अगर ये पूरा सिद्धांत आपको समझ आ जाए तो। आप 10 बार पढ़ेंगे ना, 10 बार में भी समझ नहीं आएगा, ये मैं दावे से बोल सकता हूं, अगर इग्नोर कर दिया तो। बीए इतने हल्के में मत लीजिए, बीए के अंदर भी ऐसे टॉपिक छुपे पड़े हैं। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखना, पुस्तक बनाने वाला बेवकूफ नहीं था, मूर्ख नहीं था, जिसने पूरी एक यूनिट में एक ही टॉपिक को रख दिया, अनुवाद की प्रक्रिया, और एक पूरी यूनिट, सेकंड यूनिट इसी की तैयार कर दी। ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए मेरे दोस्त, शिक्षा टॉपिक चाहे कैसा भी हो, है ना, ध्यान दो उस पर, ध्यान से पढ़ोगे सब आसान होता चला जाएगा। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, प्रत्येक कार्य को हम ही कर सकते हैं, दैट्स ऑल, हम ही कर सकते हैं, है ना। अगर हम नहीं तो फिर कोई नहीं कर सकता। और बीए तो बीए, अब धारणा को बदलो, वो बीए नहीं है यार जो पहले थी, अब बीए का फॉर्मेट कुछ और है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले सिद्धांत की चर्चा हम करेंगे। कमेंट करके जल्दी बताइए, डाउट तो नहीं है? सबकी कमेंट आना चाहिए मेरे पास में, जितने भी लोग अभी लाइव आ रहे हैं सबकी कमेंट मेरे पास आना चाहिए। गलत बात है, उंगलियों में पट्टी लगी हुई है, उंगलियां दर्द करती है कमेंट टाइप करने में। अरे यस तो लिखना है यार, तो जल्दी से टाइप कर दो फटाफट। जो भी सेशन को देख रहे हैं ना, सब जल्दी फटाफट टाइप कर दो कि सर कोई डाउट नहीं है। वो जिनको डाउट हो वो ये भी लिखिए, ऐसा नहीं है कि जिसको डाउट है वो भी ये लिख देगा कि नो डाउट। डाउट हो, नहीं समझ आ रहा हो तो बिल्कुल स्पष्ट बताइए मुझे। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं न्यूमार्क की। किसकी? न्यूमार्क की। न्यूमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था अनुवाद प्रक्रिया को लेकर के, उस पर चर्चा करते हैं। न्यूमार्क के सिद्धांत में दोस्तों, मैं प्रारंभ में थोड़ा सा आपको एक जो है आपकी भूमिका तैयार कर दूं। न्यूमार्क का सिद्धांत और नायडा का सिद्धांत देखने में एक जैसा ही लगता है, देखने में एक जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें और नायडा में और न्यूमार्क के दोनों के सिद्धांत में पूरी तरह से आपको समानता देखने को मिलेगी, और कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो कंप्लीटली समानता देखने को मिलेगी, है ना। बस इतना आप दिमाग में रखिए। अब पढ़िए सिद्धांत को। देखिए, नायडा और न्यूमार्क द्वारा प्रस्तावित प्रक्रिया का अवलोकन करने से पता चलता है कि दोनों की अनुवाद प्रक्रिया संबंधी धारणा में कोई मौलिक अंतर नहीं है। मौलिक अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, नायडा साहब जो अनुवाद करते थे ना, नायडा ने अपने जीवन में लगभग अपना पूरा समय बाइबिल के अनुवाद में ही बिता दिया। किसके अनुवाद में? बाइबिल। अब बाइबिल के अनुवाद का विषय है तो ये काफी प्राचीन विषय रहा है ना। और प्राचीन विषय की जब भी बात आती है तो वहां पर शब्दों के अर्थ की या उस भाव की बात आती है जिस भाव को आपको प्रेजेंट करना होता है। तो बाइबिल अनुवादक होने के कारण नायडा की दृष्टि प्राचीन पाठ के अनुवाद की समस्याओं से अधिक बंधी हुई दिखती थी। अतः वे विश्लेषण, संक्रमण और पुनर्गठन के सोपानों की कल्पना करते थे। उन्होंने जो 3 स्टेप बताई थी अनुवाद की प्रक्रिया की, वो 3 स्टेप किसके आधार पर बताई थी? क्योंकि वो प्राचीन पाठ, प्राचीन विचारों, बाइबिल में क्या था? प्राचीन पाठ के, वो प्राचीन पाठ के प्राचीन विचार थे, उनके अनुवाद की समस्या जो थी ना, उससे संबंधित वो कार्य कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने ये 3 स्टेप वाला सिद्धांत दिया। क्लियर है? तो प्राचीन रचना होने के कारण बाइबिल की भाषा में अर्थ ग्रहण की समस्या भाषा की व्याकरणिक संरचना से अधिक जुड़ी हुई थी। नायडा साहब अर्थ ग्रहण की समस्या पर ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कैसे भी करके बाइबिल के अंदर जो ज्ञान समाहित है उस ज्ञान को दूसरी भाषा में उसी भाव के साथ और उसी अर्थ के साथ में प्रेजेंट करना चाहते थे वो, है ना। यही कार्य वो करना चाहते थे। इसलिए उनको भाषा में व्याकरणों की ज्यादा मदद चाहिए थी, क्योंकि बिना व्याकरणों की सहायता से किसी भी भाषा में वो उस अर्थ को हूबहू उसी प्रकार से प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। अतः नायडा के चिंतन में क्या व्याकरण को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है ना, नायडा के चिंतन में। आगे बात करते हैं न्यूमार्क की। तो देखिए, अब देखिए, न्यूमार्क की दृष्टि आधुनिक तथा भिन्न भिन्न भाषा वेदों के अनुवाद की समस्याओं से प्रभावित मानी जाती है। क्या कहा है?
न्यूमार्क का जो चिंतन रहा है वो आधुनिक और अलग अलग भाषा में जो डिफरेंस होता है ना, भाषाओं में जो अंतर होता है, तो उसको बोलते हैं भाषा भेद, है ना। तो आधुनिक और अलग अलग भाषाओं के भेद के अनुवाद की समस्याओं से प्रभावित मानी जाती है। न्यूमार्क जैसे नायडा का जो दर्शन था वो बाइबिल के अनुवाद से प्रभावित था, लेकिन न्यूमार्क का दर्शन एक नहीं बल्कि अलग अलग विषयों के अनुवाद से प्रभावित था, इतना ध्यान दीजिएगा। अतः वे बोधन तथा अभिव्यक्ति के सोपानों की कल्पना करते थे। बोधन और अभिव्यक्ति के सोपान, बोधन का मतलब होता है दोस्तों जो ज्ञात किया जा सके, जो ज्ञात किया हो, है ना, ज्ञान से भरा हुआ हो, ज्ञात हो चुका हो, ज्ञात करना हो, जानना हो किसी बात को, उसको हम बोधन बोलते हैं। तो बोधन तथा अभिव्यक्ति के सोपानों की कल्पना करते थे, परंतु वे मूल भाषा पाठ को लक्ष्य भाषा पाठ से भी जोड़ते थे, है ना। उन्होंने अलग अलग विषयों का अनुवाद किया, अलग अलग विषयों के अनुवाद को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने मूल भाषा के पाठ और स्रोत भाषा के पाठ, मतलब मूल भाषा के पाठ और लक्ष्य भाषा के पाठ दोनों को जोड़ते हुए भी उन्होंने देखा है, जिससे दोनों पाठों का अनुवाद का जो संबंध है वो स्पष्ट हो सके। न्यूमार्क विशिष्ट भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, विशिष्ट भाषा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जिसमें वे शब्दार्थ विज्ञान को केंद्रीय महत्व का स्थान देते। शब्दार्थ विज्ञान, शब्दार्थ विज्ञान, शब्दार्थ विज्ञान का मतलब यह हुआ कि शब्द दर शब्द, शब्द दर शब्द वो अनुवाद करते चले जाते हैं, शब्द दर शब्द अनुवाद करते चले जाते हैं। तो इसीलिए शब्द दर शब्द अनुवाद करने के कारण ही इनका दर्शन भी नायडा साहब के दर्शन से ही मैच होता है ना। तो अपने विभिन्न लेखों में उन्होंने अपनी सैद्धांतिक स्थापना का विवरण प्रस्तुत किया है। बस ये 2-3 बातें इसमें जानने योग्य है जो नायडा से अलग है, भिन्न है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं सिद्धांत आपको बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल बेसिक है इसका। अगर इसकी भूमिका में, जिस प्रकार से आपकी भूमिका यहां पर मैं तैयार कर रहा हूं ना, इस भूमिका के साथ में जब आप पुस्तक पढ़ेंगे ना, तो इनका पूरा सिद्धांत आपको एक ही बार पढ़ने में सीधा मस्तिष्क में उतरता चला जाएगा, सब अपने आप याद होगा। अगर आपको विषय में ये खटक रहा था, परेशान कर रहा था ना, तो आइंदा परेशान नहीं करेगा ये। चलिए अगले सिद्धांत की बात करते हैं, बाथगेट साहब के सिद्धांत की। बाथगेट साहब ने क्या कहा जरा समझ लीजिए फटाफट, थोड़ा सा सिंपल सा इसमें कुछ भी कुछ, लेकिन ये डिफरेंट है। ये नायडा और न्यूमार्क दोनों से अलग है और दोनों से व्यापक है। इनका बड़ा सिद्धांत है, इन्होंने 7 स्टेप लिए अपने सिद्धांत में। कितनी? 7 स्टेप। उसमें सबसे पहली स्टेप में उन्होंने बात की समन्वय की, और दूसरी स्टेप में बात की पर्यालोचन की। किसकी? पर्यालोचन। पर्यालोचन का मतलब होता है विश्लेषण करना उसका, विवेचना करना उसकी, है ना। तो पहली स्टेप समन्वय, और लास्ट वाली 7वीं स्टेप कौन सी? इसकी पर्यालोचन की, माफ कीजिए, पर्यालोचन की, है ना। तो ये 7 स्टेप इन्होंने बताई है। तो इसलिए कहा गया है कि नायडा और न्यूमार्क के सिद्धांतों से ज्यादा व्यापक है इनका सिद्धांत। कैसा है? व्यापक है। किनके सिद्धांतों से? न्यूमार्क और नायडा के सिद्धांतों से ज्यादा व्यापक है। 7 सोपानों की अर्थात 7 चरणों की इन्होंने अपने सिद्धांत में बात की है। मूल भाषा पाठ का मूल जानना और उसके अनुसार अपनी मानसिकता का मूल पाठ से तालमेल बिठाना समन्वय है। क्या कह दिया उन्होंने? क्या कहा? समन्वय किसको बता? पहली स्टेप क्या बताई? पहली स्टेप में उन्होंने कहा है कि जो स्रोत भाषा में जो पाठ है ना, उसका मूल क्या है, मूल अर्थ क्या है, उसको जानिए। उस अर्थ को जानने के बाद में अपनी मानसिकता के आधार पर उस ज्ञान का अर्थ जो है लक्ष्य भाषा में परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित करने का सोचिए। ये सोचना जो होगा ना, दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का जो कार्य होगा, यही आपके मस्तिष्क में समन्वय उत्पन्न करेगा दोनों पाठों को लेकर के, मूल भाषा के पाठ को लेकर के, स्रोत लक्ष्य भाषा के पाठ को लेकर के। ठीक है ना। ये इनकी पहली स्टेप थी। ये सोपान मूल पाठ के सब पक्षों में धूमिल से अवबोधन पर आधारित मानसिक सज्जता का सोपान है। क्या कहा? देखिए, ये सोपान अर्थात की जो चरण है, पहला चरण, ये जो चरण है मूल पाठ के तो स्रोत भाषा की सामग्री पर, है ना, सभी पक्षों के मूल जो सामग्री है, किसकी? स्रोत भाषा के सभी पक्षों की जो सामग्री है, सभी पक्षों पर धूमिल से अवबोधन। धूमिल से अवबोधन मतलब धुंधलेपने से जाना हुआ। धूमिल मतलब धुंधला, है ना। अवबोधन मतलब कि ज्ञान प्राप्त किया हुआ या जाना हुआ। तो धूमिल तरीके से, धुंधलेपन से मतलब कि हल्के फुल्के सामान्य तरीके से उसका अर्थ पता करके,
सामान्य तरीके से, है ना। तो सामान्य आधार पर या धुंधले से उसका अर्थ का पता करने के बाद में या उस पर आधारित मानसिक सज्जता का यह सोपान है जो अनुवाद कार्य में प्रयुक्त होने की अभिप्रेरणा की व्याख्या करता है तथा अनुवाद की कार्यनीति के निर्धारण के लिए, मतलब अनुवाद की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवश्यक भूमिका का निर्माण का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है ना। तो अनुवाद की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया के अंतर्गत उसमें जो आवश्यकताएं होती है उन आवश्यकताओं की भूमिका क्या है उनका निर्धारण का स्पष्टीकरण करता है, एकदम ट्रांसपेरेंसी उनके बीच में लेकर आता है। तो इस आधार पर कहने की जरूरत नहीं है कि ये जो सोपान है ये नायडा और न्यूमार्क के द्वारा प्रस्तुत जो सोपान थे उनसे अधिक संगत है या वैज्ञानिक है, मतलब कि इनका जो सिद्धांत है ये न्यूमार्क और नायडा के सिद्धांत से ज्यादा वैज्ञानिक है और ज्यादा संगत है। परंतु इसमें दिया गया पहला जो सोपान है समन्वय वो और अंतिम सोपान पर्यालोचन दोनों को मध्यवर्ती परिकल्पना कहा जाता है। दोनों को मध्यवर्ती परिकल्पना कहा जाता है। समन्वय और पर्यालोचन दोनों को मध्यवर्ती परिकल्पना कहा जाता है, मतलब ये बीच की परिकल्पनाएं हैं, प्रारंभ की और अंतिम रूप के नहीं है, ये कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि न तो स्रोत भाषा पाठ के समन्वय की जरूरत पड़ती है और ना ही पुनरीक्षण के बाद में पर्यालोचन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि पुनरीक्षण ही एक प्रकार का पर्यालोचन होता है। इस आधार पर थोड़ी सी इनकी यहां पर आलोचना भी कर दी गई थी एक तरह से। तो इस प्रकार से हम ये बाथगेट के सिद्धांत को भी संक्षेप में इस प्रकार से इन शब्दों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आई होप कि अब तक क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। हिंदी साहित्य है, धीरे धीरे आपको जैसे जैसे इनका परिचय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको प्रत्येक कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, नहीं रहेगा डाउट। लेकिन इनको जो ना दोस्तों, जो अब जहां पर भी आपको डिफिकल्टी महसूस हो कि यार थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, कठिन हो रहा है, तो उसको थोड़ा समय आप बढ़ाइए, समय थोड़ा ज्यादा दीजिए, उसमें अपने मस्तिष्क को खपाइए। जब धीरे धीरे उससे आप रूबरू होना चालू करेंगे ना तो वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होता चला जाएगा और इतनी परेशानियां आपके सामने खड़ी नहीं करेगा। उम्मीद करता हूं तीनों सिद्धांत आपको सटीक रूप से समझ आए होंगे, इनकी भूमिका सटीक रूप से समझ आई होगी। ठीक है, अगला जो सेशन दोस्तों हमारा होने वाला है उसमें अब हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। सीधे तीसरी यूनिट पर अब मूव करेंगे और तीसरी यूनिट के जो लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नोत्तर है उस पर बात करेंगे। सेशन लेक्चर नंबर 7 में हम लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो भी 8-10 प्रश्न होंगे उन पर सेशन स्टार्ट करने के बाद तुरंत बाद में इसके थर्ड यूनिट पर एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अभी जो है हो सकता है कि 2-4 दिन का इसमें अभी बीच में थोड़ा सा गैप रहे, क्योंकि इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे भी अभी स्टार्ट करना है, क्योंकि 18 तारीख को आप लोगों का एग्जाम आ चुका है। तो इस एग्जाम के कारण अभी हमें इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, इसको थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, है ना। और आप लोग कमेंट आएगी तो फिर से कंटिन्यू कर दूंगा, निश्चिंत रहिए, मैं होल्ड कर रहा हूं, बंद नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। आप लोगों के लिए डिमांड पर मैं इसको फिर से प्रारंभ कर दूंगा, लेकिन इससे पहले अभी कुछ दिन हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम आई थिंक कि वो गद्य पर है ना। तो हिंदी गद्य पर या इस प्रकार से कुछ सेकंड पार्ट का ही मुझे एक्चुअली में पता नहीं है कौन सा पार्ट है आपका फर्स्ट वाला। जो भी पार्ट होगा उस पर अभी सेशन जो है कल या परसों से ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा और 18 तारीख तक कंटिन्यू सेशन चलेंगे। उस पर हो सकता है कि मैं आप लोगों को मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करूं। चलिए, इसी के साथ में दोस्तों मिलेंगे अगले सेशन में। और आगे जाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर दिए गए हैं आप लोगों को, इस पे कमेंट कीजिए, कॉल मत कीजिए, कृपया करके कमेंट कीजिए, बस खाली व्हाट्सएप कीजिए मुझे, व्हाट्सएप करके और रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए वहां पर कि हम आपसे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं। कौन से ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो बत लिख दीजिए वहां पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी के तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी आप लोगों ने, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जितने भी सेशन होते हैं सबको एक साथ वही प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप हमारे प्रत्येक सेशन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टेट पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बड़े ज्ञान की आवश्यकता है, और बड़ा ज्ञान आपको एनसीईआरटी से शुरुआत हो सकती है उस ज्ञान की, और एनसीईआरटी बेस्ड ही ये क्लासें हैं दोस्तों। यहां पर अगर आप कंटिन्यू और सभी क्लासेस को फॉलो कर लेते हैं तो इसके बाद में आपको आपके एग्जाम के लिए आपको कोई भी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई भी एनसीईआरटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।